Okay, guys, today's class we'll be talking about nationalism, which was also one of the main cause of actually this World War One, right? ये जो मीना हम करने जा रहे हैं मैना मिलिट्रिज्म, अलायंसेस, इम्पेरियलिज्म, नेशनलिज्म और असैसिनेशन, ठीक है। तो आज हम करते जा रहे हैं नेशनलिज्म। सबसे पहले नेशनलिज्म क्या है, व्हाट इज़ एक्चुअली नेशनलिज्म, इसकी बर्थ कहाँ से होगी, इसकी हिस्ट्री को थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, सही है। व्हाट इज़ नेशनलिज्म? सिंपल अगर हम देख लें, नेशनलिज्म का मतलब है लॉयल्टी एंड डिवोशन टू अ नेशन। मीन्स अपनी कौम की तरफ माइल होना, सीधे अपने कौम की तरफ माइल होना, ठीक है। अपने कौम को पर फख्र करना, उसके साथ वफादारी दिखाना, इसको हम कहते हैं नेशनलिज्म, ठीक है। यू आर फेयर एंड ऑनेस्ट एंड डिवोटेड टू योर नेशन इज कॉल्ड यू आर अ नेशनलिस्ट, ठीक है। अगर इसकी और डिफिनीशन हम करते तो इसका मतलब ये भी है, अ सेंस ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस, कि जहां पर हम रहते हैं, जो जितने भी लोग हैं, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर, जिस टेरिटरी में हम रहते हैं, वह हम एक कौम है, हम एक नेशन है, ठीक है। हमें अपने इस फादरलैंड से, जहां पर हमारी बर्थ हुई थी, ये इसके दिफा करना चाहिए, इसके लिए काम करना चाहिए, इसके साथ दयानतदारी, मतलब इसके साथ दयानतदारी हमें करनी है। तो ये था नेशनलिज्म की अप्रोच, ठीक है। हम इस तरह भी कह सकते हैं, अगर ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया इन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक, an idea or a movement that promotes the interests of particular nation, ठीक है। यानी वो आइडिया जिसमें एक शख्स अपने कौम को प्रमोट करता है, उसकी इंटरेस्ट को प्रमोट करता है, और खासकर उसकी एम क्या होती है, गेनिंग और मेंटेनिंग नेशन सवर्निटी, अपने टेरिटरी पर अपने कौम की इख्तियार को हम क्या कहते हैं, नेशनलिज्म। जिनसे हम सेइंग कि एक बिलीफ है, ये नेशनलिज्म एक बिलीफ है, एक मूवमेंट है, जिसमें एक बंदा अपने कौम की तरफ माइल होता है, अपनी फादरलैंड को तवज्जो देती है जहां पर उसकी बर्थ हुई है, ठीक है। जो वो टेरिटरी या वो इलाका या वो मुल्क, वो खुद जो है वो उसकी तरफ वो अपनी दयानतदारी दिखाते हैं, अपनी वफादारी दिखाते हैं। इस सेंस को हम क्या कहते हैं, नेशनलिज्म। डू यू अंडरस्टैंड? और आप ये भी कहते हैं नेशनलिज्म में, जिसको हम कहते हैं एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म या रेडिकल नेशनलिज्म, कि भाई वी आर द बेस्ट नेशन एज कंपेयर टू अदर, आवर नेशनल इंटरेस्ट शुड बी फर्स्ट एज कंपेयर टू अदर्स, कि हमारे मतलब कौमी जो मकासद है वो हासिल होना चाहिए और कौम की नहीं। यानी आप डोमिनेंट करना चाहते हैं किसको, अपने नेशन को, अपनी कौम को। इस सेंस को हम क्या कहते हैं, नेशनलिज्म। डू यू अंडरस्टैंड नाउ? अभी इसकी बर्थ कहां से हुई थी नेशनलिज्म का? याद रखिए, जब भी नेशनलिज्म की नाम आता है, वहां पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन का नाम आएगा, क्योंकि नेशनलिज्म का जो आइडिया था, जो आइडियोलॉजी था, जो मोमेंट था, उसका बर्थ फ्रांस से हुई थी उस वक्त, ठीक है। वो तो बाद में जाएंगे, लेकिन 1848 में, अभी आप एक तरह कर ले, अपने मोबाइल निकाले और वो पिक्चर निकाले, ठीक है। वो मोबाइल निकाले प्लीज, जो पिक्चर आपने डाउनलोड की है वो निकाले से, ठीक। उसको जरा गौर से पढ़ें। नाउ लुक एट हियर टू दिस पिक्चर। यहां से हम एक चीज को डिफाइन करने जा रहे हैं। ये 1848 में, इधर देख ले, 1848 में फ्रेडरिक सोरेट जो है एक फ्रेंच आर्टिस्ट था। क्या था ये? इधर देख ले गाइस, फ्रेंच आर्टिस्ट, ये था फ्रेंच आर्टिस्ट, ठीक है। 1848 में, और 1848 में एक और चीज भी हो गई थी, अगर आपको याद है 1848 में क्या हुआ था सबसे ज्यादा? ओके, सो फ्रेडरिक सोरियो जो फ्रेंच आर्टिस्ट था, क्या था? एक फ्रेंच आर्टिस्ट था जो आर्ट को बनाता था। ये जो पिक्चर आपके सामने है, ये
इसकी बानी जो है ये कौन है? ये है फ्रेडरिक सोयरो। इसमें सबसे ज्यादा नेशनलिज्म की बुनियाद यहां से शुरू हो गई थी, ठीक है। और इससे पहले असल में नेशनलिज्म, लेकिन यहां पर उसकी जो एक ड्रीम थी वो दिखाया गया। इसमें क्या है, फ्रेडरिक सोयरो इन 1848 1848 में फ्रेडरिक सोयरो ने प्रिंटेड अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट। उन्होंने एक 4 प्रिंट्स लिए थे, ठीक है, 4 प्रिंट्स किए थे, अपने आर्ट्स को प्रिंट्स किए थे। और उस आर्ट में क्या है, ये आपकी पिक्चर आपके सामने है, विजुअलाइज हिज ड्रीम। उसने अपने ड्रीम को विजुअलाइज किया था। किसको किया था? अपने ड्रीम्स को। वो ड्रीम क्या है? इस ड्रीम को उसने पिक्चर में जरा देख ले प्लीज, पिक्चर में लुक टू द पिक्चर ना। इस ड्रीम को उसने डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक का नाम दिया, ठीक है। इस पिक्चर को जो आपके सामने है, इस पिक्चर को उसने क्या दिया? डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, ठीक है, ये नाम दिया, याद रखे। इसमें क्या है, इस पिक्चर को जरा देख ले। पहले एक देख ले, एक फीमेल स्टेचू है। ये उस वक्त स्टेचू थी लिबर्टी का। उस फीमेल के हाथ में, अगर आप देख ले, इस फीमेल के हाथ में स्टेचू ऑफ लिबर्टी, यहां पर देख ले, यू कैन सी इट हियर, ओके, इन द पिक्चर। यहां पर जो उसका इस तरह जो हाथ है, ठीक है, इसमें एक बुक है। क्या है? एक बुक। और ये बुक क्या है? चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन। इसमें राइट्स है किसके? लोगों के, इंसानों के, सही है। और दूसरी हाथ में उसका के साथ एक टॉर्च है, जिसको हम कहते हैं एनलाइटमेंट टॉर्च। क्या? एनलाइटमेंट टॉर्च। लुक एट टू द पिक्चर प्लीज। समझ आ रही है आपको? ये जो स्टेचू ऑफ लिबर्टी है, ये एक फीमेल फिगर है उस वक्त का, ठीक है। ये प्रिंटेड फॉर्म में है। और ये किसने किया? फ्रेडरिक सोयरो ने। उसके एक हाथ में द चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन है, और दूसरी तरफ टॉर्च है उसके साथ। और वो टॉर्च को हम कहते हैं एनलाइटमेंट टॉर्च। इसमें फलसफा क्या है, नीचे देख ले, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन यहां पर मैं इसको थोड़ा पॉज करता हूं। लिसन टू मी गाइस। बिफोर 18th सेंचुरी, अगर 18th सेंचुरी से पहले जाए, याद रहे ट्रीटी ऑफ वेस्टफेला, ठीक है। उससे पहले नेशंस नहीं थे और बड़े बड़े किंगडम्स थे। क्या थे? बड़े बड़े किंगडम्स थे। द ओटोमन एम्पायर था उस वक्त, इसी तरह स्पेनिश किंगडम था, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन किंगडम था, फ्रांस एक किंगडम था, ठीक है, प्रूजा एक किंगडम था, ऑस्ट्रिया एक किंगडम था, ठीक है। तो बड़े बड़े किंगडम्स मौजूद थे। कोई चीज उस वक्त, कोई आइडिया अलहदा नेशन का या अलहदा स्टेट का नहीं था। वो तो बाद में ट्रीटी ऑफ वेस्टफेला के दौरान हुई थी। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेला कब हुई आपको याद है ना? 1648, ओके। तो ये नेशंस की जो आइडियाज थे वो तो बाद में आ गए। इससे पहले क्या थे? बड़े बड़े किंगडम्स थे, बड़े बड़े वो मतलब मोनार्क्स थे, जो बड़े बड़े टेरिटरीज को क्या करते थे? कंट्रोल करते। ये नेशनलिज्म की अप्रोच नहीं थी कि हम एक कौम है, हमारा इलाका में हम डिफेंड करेंगे उसको। ये चीजें नहीं थे, सब किंग्स के अंदर काम करते थे। और उस वक्त फ्यूडल सिस्टम था। क्या था? फ्यूडल सिस्टम। अगर आपको याद है, हमने फ्यूडल सिस्टम की डिफिनीशन की थी और स्ट्रक्चर भी मैंने पिछले क्लासों में आपको दिया था। वो किस तरह था कि ऊपर आपके एरिस्टोक्रेट क्लास है, नीचे आपके लोअर क्लास है। एरिस्टोक्रेट क्लास में आपके किंग्स, क्लर्जीमेंस, ये सब आते हैं, ठीक है। नीचे आपके पीसेंट्स आते हैं और कॉमन पीपल आते हैं, ठीक है, जिनके साथ मतलब राइट्स नहीं थे, वो नहीं थे। वो तो बाद में अभी आ रहे, इसमें करेंगे, ठीक है। इसको मैं डायग्राम बनाता हूं, ठीक है। लेकिन इस पिक्चर को अभी देख लिया जाए। ये जो पिक्चर प्रिंट हुआ था, ये ड्रीम थी इस आर्टिस्ट का, ठीक है। और वो यहां पर देख ले, लोगों की एक लंबी कतार है। इधर देख ले, द फर्स्ट प्रिंट इज सीरीज शोज
द पीपल्स ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, द पीपल्स ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, men and women of all ages and social classes are marching in a long train line. कि यूरोप के जो लोग हैं, इस पिक्चर में आप देख ले, यूरोप के जो लोग हैं और अमेरिका के जो लोग हैं, वो अपने झंडों के नीचे तमाम क्लासेस के लोग, चाहे वो किंग्स थे, चाहे वो क्वींस थे, चाहे वो मिडिल क्लास थे, चाहे वो अपर क्लास थे, चाहे वो कॉमन पीपल थे, चाहे वो पीसेंट थे, ये सब एक लॉन्ग मार्च में एक लॉन्ग लाइन उन्होंने बनाई, एक लॉन्ग ट्रेन लाइन उन्होंने बनाई है, और वो जो है वो पास हो रहे हैं, और स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी जो फीमेल फिगर है, इस पिक्चर में जरा देख ले, जो फीमेल फिगर है उसको होमेज दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, और फिर उससे क्या होती है, पास हो रहे हैं. आर यू गेटिंग दिस इन द पिक्चर? साथ में अगर इसके आगे देख ले, वहां पर रिमेन्स है, वो किसके हैं ये देख ले, यहां पर पड़े हैं, पिक्चर में जरा देख ले, यहां पर पड़े हैं ये क्वींस के जो ताज हैं, जो सोने हैं, वो सब यहां पर ढेर की तरह पड़े हैं. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? कि ये चीजें पालतू हैं. ये जो फेडरिक सोयरो है, वो कह रहे कि भाई मैं एक ड्रीम देख रहा हूं जिसमें कौमें बने हुए हैं, जिसमें किसके ऊपर झंडे हैं, वहां पर ना किंग की बात होती है, वहां पर ना फ्रेंसिस होते हैं, वहां पर क्लासेस की भी बात नहीं, सब लोग एक नेशन, एक झंडे के अंदर मतलब जा रहे हैं, और वो अपनी आजादी ले रहे हैं. और वो स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी का क्या मतलब, आजादी की जो स्टेच्यू है, जो निशान है, उसको वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं और वो पास हो रहे हैं. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ओके, हियर इज व्हाट, वो क्या कहता है, इस वेरी इंटरेस्टिंग, पिक्चर को देख ले, पिक्चर को यहां पर वो कहते क्या कहते हैं, एज दे पास बाय एज सून एज रिकॉल आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच. ओके, हियर यू रिकॉग्नाइज द टॉर्च ऑफ द एनलाइटमेंट, जो टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट तो मैंने कह दिया आपको. ओके, सो नाउ हियर इज इंटरेस्टिंग थिंग. ओके, वो कह रहे कि जो आप आगे देख रहे हैं, जो ताज, जो क्राउन्स पड़े हैं जमीन पर, दिखाई दे रहे हैं आपको? ये कहते एब्सोल्यूशनिस्ट इंस्टीट्यूशंस. इसकी इख्तिताम हो गए. एब्सोल्यूशनिस्ट इंस्टीट्यूशन कौन थे? किंग्स और क्वींस और प्रिंसेस. जो अरिस्टोक्रेटिक क्लास है, वो ये मैप वो अपने ड्रीम को बता रहा है इस प्रिंट में, सही है, उसकी इख्तिताम हो गई, वो खत्म हो गए, वो अपने ड्रीम में ये मतलब ये पिक्चर में जाहिर कर रहा है. सही है. एंड सवेरो क्या चाहता है? सवेरो क्या चाहता है? यूटोपियन विजन. ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, इसमें वो यूटोपियन विजन, यूटोपियन जो है वो कौन सी विजन है? जब ये विजन ग्रीक में एरिस्टोटल दे रहा था उस वक्त, वो कह रहा है कि मैं एक आइडियल स्टेट बनाता हूं जहां पर डेमोक्रेसी होगी. तो ये भी डेमोक्रेसी के कायल था कि भाई किंग्स और क्वीन जो है ये एब्सोल्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, मैंने जो ड्रीम देखा है और वो आने वाला है. ठीक है, और ये मेरा ड्रीम है कि जो मुख्तलिफ लोग हैं, नेशंस हैं मुख्तलिफ, अपने झंडों के नीचे वो आजाद हो रहे हैं. स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को क्या कह रहे हैं? रिस्पेक्ट दे रहे हैं, और वो पास हो रहे हैं. नाउ हियर इज इंटरेस्टिंग थिंग. फिर कहते हैं द पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड और ग्रुप इज अ डिस्टिंक्ट नेशंस. जितने भी दुनिया की कौमें हैं वो डिस्टिंक्ट ग्रुप में तकसीम हो गए. द पीपल्स ओके आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कस्ट्यूम. अपने कपड़े अपनी रिवाज के मुताबिक और अपने झंडे के मुताबिक उनकी पहचान होती है. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? और ये जा रहे हैं. नाउ हियर इज इंटरेस्टिंग थिंग. लीडिंग द प्रोसेशन वे पास द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट्स, स्विट्जरलैंड, बाय विच द टाइम दे वर ऑलरेडी नेशन स्टेट्स. क्या मतलब है कि ये जो स्टैच्यू है उसने पहले से, उसके आगे जरा पिक्चर में देख ले, यहां पर आगे देख ले, स्टैच्यू के आगे ये जो पिक्चर है वहां पर आपको अमेरिका नहीं दिखा, लेकिन उससे मतलब वो कह रहे कि अमेरिका और स्विट्जरलैंड ऑलरेडी उन्होंने आजादी क्या की, ली. डेमोक्रेटिक कंट्रीज वो बन गए. उन्होंने मोनार्स को, उन्होंने कॉलोनियल पावर्स को, उन्होंने इंपीरियल पावर को तोड़ डाला और उन्होंने क्या की, आजादी ली. वो स्विट्जरलैंड ने आजादी ली थी, अगर आपको याद है, ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया में. ठीक है, सो ड्राइव दीज स्टूडेंट्स. ओके,
ओके, सो वो क्या कह रहे कि यहां पर जो लिबर्टी स्टैचू को होमेज ऑलरेडी दे चुके हैं वो कौन कौन सी कंट्रीज है, अमेरिका और स्विट्जरलैंड, वो ऑलरेडी पास हो गए। अभी इसके पास क्या है, नाउ लुक एट हियर, फ्रांस इज identifiable by the revolutionary tricolor has just reached the statue। यहां पर जो फ्रांस है वो उस स्टेचू के जो है वो क्या कि वो उन्होंने क्या किया, वो रीच हो गए, यानी वो आजादी ले रहे हैं मोनार्क से, क्योंकि यहां फ्रांस में ऑलरेडी रिवॉल्यूशन शुरू हो गया था, नेशनलिज्म की अप्रोच शुरू हो गई कि हम किंग्स और क्वींस और इन चीजों को नहीं मानते, हमें डेमोक्रेसी चाहिए, हमें आजादी चाहिए, हम सब एक नेशन है, क्लासेस का फर्क नहीं है, ठीक है। ट्रेडमैन जो है, जो मिडिल क्लासेस है, जो क्या है, जो भी क्लासेस है उस वक्त, वो कहते कि हम एक कौम है। तो फ्रांस उस वक्त, फ्रांस में ऑलरेडी नेशनलिज्म का रिवॉल्यूशन शुरू हो गया था, अभी तो हम पढ़ेंगे, सही है। वो कह रहे कि फ्रांस जो है, आप देख ले, ये जो ट्राई कलर है, ब्लैक कलर, व्हाइट कलर और जो ये रेड कलर का फ्लैग है, वो ऑलरेडी स्टैचू के सामने है, इस पिक्चर में जरा देख ले। फिर वो कहता है शी इज फॉलोड, वो कंट्री को कह रहे हैं, शी इज फॉलोड बाय द पीपल्स ऑफ जर्मनी बेरिंग द ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग। वो क्या कह रहे कि अभी जर्मनी भी आजादी ले रही, किससे, इन मोनार्क से, इन किंगडम से, ठीक है। इंटरेस्टिंगली एट दैट टाइम व्हेन सोरियो क्रिएटेड दिस इमेज, उस वक्त जब सोरियो ने ये इमेज क्रिएट की, द जर्मनी पीपल्स डिड नॉट येट एग्जिस्ट एज अ यूनाइटेड नेशन। जर्मनी थी उस वक्त लेकिन किंगडम्स में थी, और वहां पर बहुत से जर्मनिक पीपल्स के ट्राइब्स थे, अलहदा इथनिसिटी के ग्रुप्स थे बहुत ज्यादा, लेकिन एक कौम नहीं थे, वो एक कौम नहीं मानते थे अपने आप को, ठीक है। द फ्लैग दे कैरीज एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स, जो उनका फ्लैग है, अगर आप देख ले उस वक्त का फ्लैग, उस वक्त का झंडा ब्लैक रेड और गोल्डन, वो देख रहे वो आ रहे हैं, किसकी तरफ आ रहे हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ आ रहा है। ये जो गोल्डन कलर की फ्लैग है, ब्लैक है पहला, फिर रेड है, बाद में गोल्डन है, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी क्या है। फॉलोइंग द जर्मन पीपल्स, देख ले यार, आर द पीपल्स ऑफ ऑस्ट्रिया, उसके पीछे जो आ रहे हैं वो कौन से लोग हैं, ऑस्ट्रिया के पीपल हैं, ठीक है, वो भी आजादी के लिए आ रहे हैं, ठीक है। ओके, नाउ इसके बाद जो है वो देख ले जरा पिक्चर में, the kingdoms of the two Sicilies, Lombardy, Poland and England and Ireland and Hungary and Russia, उसके पीछे कौन कौन से आ रहे हैं, ये जो टू सिसिलीज हैं, जो किंगडम्स हैं, उनकी जो लोग हैं वो आ रहे हैं, ओके। लोम्बार्डी आ रहे हैं, पोलैंड आ रहे हैं, और इंग्लैंड आ रही है, आयरलैंड भी आ रहा है, हंगरी भी आ रहा है, और रशिया भी आ रहे हैं, और वो अपनी आजादी ले रहे हैं। फ्रॉम द हेवंस अबाउ, अगर आप उसकी ऊपर देख ले, इस पिक्चर में ऊपर क्रेस्ट है और एंजल्स है और उनकी बुजुर्गों के पिक्चर्स है आसमान में, और वो क्या जाहिर करते हैं, वो जाहिर करते हैं फ्रेटर्निटी। फिर जब ये कौमें आजादियां लेंगे, फिर इनके दरमियान में फ्रेटर्निटी होगी, भाईचारा होगा, उनके दरमियान में अच्छे ताल्लुकात होंगे। डू यू अंडरस्टैंड नाउ? ये था उस वक्त का पिक्चर 1848, उसका ड्रीम था, बाद में वो चीज सही भी हो गया, सही है, बाद में ये मुल्क आजाद हो गए, उन्होंने किंगडम्स को तोड़ डाले। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, अभी डेप्थ को आ जाते हैं। ये जो 1848 था, 1848 में, सही है, जो फेडरिक था 1848 में, उन्होंने ये इमेज जब प्रिंट किया था, तो इस इमेज में उसने क्या पेश हुई थी कि जो फ्रांस है वो क्या है, वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के क्या है, नजदीक है, यानी वो आजादी लेने वाले हैं। फिर वही हो गया कि 18 ऑलरेडी फ्रांस में, याद रखे, फ्रांस में ऑलरेडी रिवॉल्यूशन शुरू हो गई थी 1789 में, ऑलरेडी रिवॉल्यूशन शुरू हो गई थी। किसकी रिवॉल्यूशन? नेशनलिज्म अप्रोच का, नेशनलिज्म अप्रोच का, ओके। फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप कहां पर शुरू हो गई थी? 1789 में। ये किसने शुरू की थी, ये भी सवाल है। ये जिकोबियन एक क्लब था, जिकोबियन, याद रखे, जिकोबियन, ये आता है जिकोबियन क्लब या जिकोबियन ग्रुप भी उसको हम कहते हैं, ग्रुप। ये सीक्रेटली मीटिंग करते थे, और ये एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मूवमेंट था उस वक्त। वो डेमोक्रेसी चाहते थे, कहां पर?
फ्रांस में। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ये मोमेंट ने जोर पकड़ा था 1789 से लेकर 1799 तक, सही। और ये जिकोबियन ग्रुप था, ठीक है, जो कह रहे थे कि भाई सोशल क्लासेस, हमें सोशलिज्म चाहिए, हमें डेमोक्रेसी चाहिए, हमें इक्वल राइट्स चाहिए, और ये किंग्स और प्रिंसेस बाय बर्थ जो है ये डिस्क्रिमिनेशन हमें खत्म करना चाहिए। अगर हम फीसड हैं, अगर मिडिल क्लास से बिलोंग करते, जो भी है, हम सब कानून के सामने क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। हम एक और ये जो हमारा लीडर होता है, वो हम किस तरह सेलेक्ट करेंगे? वो हम सेलेक्ट करेंगे बाय पब्लिक कंसेंट, लोग उनको सेलेक्ट करेंगे। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग गाइस? तो ये उस वक्त जो था फ्रेंच में ऑलरेडी रिवॉल्यूशन, और वहां पर उन्होंने पेशंगोई दे दी, क्योंकि रिवॉल्यूशन तो शुरू होता। ओके, हियर इज इंटरेस्टिंग थिंग। जब फ्रांस में रिवॉल्यूशन शुरू हो गया था, तो ये मेजर चेंजेस फ्रांस में आ गए। क्या था मेजर? और ये जो जिकोबियन रेडिकल ग्रुप था, स्ट्रॉन्ग रेडिकल मतलब कि बहुत सख्त है, कि वो कहते हैं कि किंग्स और किंग किसको, और उन्होंने बहुत से ज्यादा किंग्स, उस वक्त के प्रिंसेस और सरकारी मुलाजिमीन को जो मोनाक्स के साथ काम करते हैं, उनको एग्जीक्यूट भी किया था, फांसी भी दी थी, उनको मारा था। किस ग्रुप ने? जिकोबियन ग्रुप। और ये सीक्रेटली मीटिंग करते थे, इनकी बड़ी असेंबली होती थी, ठीक है। उसका जो फाउंडर था वो था मैक्सिमिलियन रोसबेरे, मेरे ख्याल में मैक्सिमिलियन रोसबेरे। मैक्सिमिलियन रोसबेरे, ठीक है। ये बंदा जो था, उन्होंने ये मूवमेंट शुरू की थी, ठीक है। किस चीज की मूवमेंट? नेशनलिज्म अप्रोच का, एक स्ट्रॉन्ग यूनिटी का, कि हमें पॉलिटिकल पावर, और ये क्वींस और प्रिंस और ये लोअर क्लास, इनकी डिस्क्रिमिनेशन वो खत्म करना चाहते थे। डू यू सी व्हाट आई एम सेइंग? ओके, सो हियर इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। मेजर चेंजेस क्या आ गए फ्रांस में, ठीक है। ये दो फ्रेजेस उस वक्त बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। वो क्या थे? La patrie, la citoyen, la patrie, la citoyen, la patrie, fatherland is important. Le citoyen, citizens, we are citizens, we should protect it. Do you understand? किंग्स और क्वींस के हाथों में नहीं देना चाहिए, हम खुद उसकी रिस्पॉन्सिबल है, हम एक यूनिटी बनाना चाहिए, हम इक्वल राइट्स इस पर रखते हैं। किंग्स और क्वींस कहां से आ गए? वो क्या है? वो तो सब चीजों को हड़पते हैं, वो तो सब चीजें कब्जा करते हैं, और हमें नीचे जो है छोटे छोटे काम देते हैं। हमें एक यूनिट होना चाहिए, हम एक कौम है, हमें अपनी टेरिटरी की डिफेंड करना चाहिए, और जो हम हमारे अगेंस्ट है उसको हम खत्म करेंगे, उसके खिलाफ जाएंगे। जी ने सुना सही? तो ये था लिपात्रे। पात्रे जो है ये फादर को कहते हैं, the fatherland, le patre, le citoyen, the citizen. We are the citizen. We have to respect our homeland. Do you understand? Okay. दूसरा, emphasized united community and equal rights. कि हमें कम्युनिटी बनाना चाहिए और हम सबका इक्वल राइट्स है इस इलाके पर। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, सो अभी जब ये रिवॉल्यूशन शुरू हो गया फ्रांस में, ठीक है, तो क्या हो गया? ये जो पावर था मोनार्क से मोनार्क मतलब बादशाहों से कहां चला गया? पीपल को, कॉमन लोगों को। ये रिवॉल्यूशन ने कब्जा किया किस चीज पर? फ्रांस पर कब्जा किया। डू यू अंडरस्टैंड? ओके। इंट्रोड्यूस न्यू फ्लैग, एक न्यू फ्लैग की इजाद उन्होंने की, जहां पर सब नेशंस की जो एथनिसिटीज है, जो इतने ग्रुप्स है, उनकी एक्सप्रेशन हुई थी। जिस तरह आजकल अगर आप देख ले, जितने भी झंडे उनमें खास खास मीनिंग होते हैं पीछे, ठीक है, अल्लाह का एक कौम को जाहिर करती है, सही है। सो और फ्रेंच जो है वो नेशनल लैंग्वेज मतलब बन गया फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान, ठीक है। साथ में न्यू नेशनल एंथम वाज कंपोज्ड, जो उस इलाके की मतलब सिफत बयान करे, जो इस इलाके की मोहब्बत की एक्सप्रेशंस जो है, जो लव की एक्सप्रेशंस है, वो बयान कर ले। ये था उस वक्त नेशनल एंथम।
साथ में ओथ वर टेकन, ये जो सरकारी लोग थे उनसे कसमें लिए जाते, जो आकर डेमोक्रेसी में भी होती है, कसमें लेके मैं ऑनेस्ट हूंगा, मैं लॉयल हूंगा अपने फादरलैंड के साथ, अपने लोगों के साथ, लिसितियो ऑन द लेपात्रे, इनके साथ मैं ऑनेस्ट हूंगा। उस वक्त ऐसे ओथ्स लिए जा रहे थे। ओथ्स का क्या मतलब है? कसम्स। ठीक है। स्टेट जर्नल इलेक्टेड बाय कॉमन पीपल, ये जो स्टेट जर्नल मतलब जो चलाते हैं स्टेट को, जो कंट्री को चलाते हैं, वो कॉमन लोग जो है उसको क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे। और ये जिस जगह पर वो बैठेगा, जो जो जहां पर लोग होते हैं, वो होगा नेशनल असेंबली। ठीक है। अभी यहां पर याद रखें, फ्रांस में शुरू हो गया फ्रेंच रिवॉल्यूशन, नेशनलिज्म अप्रोच शुरू हो गया। ठीक है। और ये फैलता जा रहा था यूरोप में। ठीक है। नेशनलिज्म आइडिया टेकन बाय फ्रेंच आर्मी अब्रोड, ये जो फ्रेंच के आर्मी थे तो उन्होंने ये नेशनलिज्म का आइडिया बाहर फैलाने लगे। किस तरह? इस तरह हो गया कि 1799 में ये मूवमेंट फेल हो गई। क्या हो गई? फेल हो गई। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ओके। क्या हो गया? नेपोलियन बोनापार्टे, ये एक एम्पेरर था फ्रांस का। क्या था? एम्पेरर था। यंग बच्चा था, एम्पेरर था। ठीक है। यानी उसकी जो दादा था या दादी थी वो उस वक्त की किंग्स या क्वींस, मतलब वो उस वक्त के एम्पेरर था। ठीक है। मतलब खानदान उसका क्या था? किंग्स के खानदान से रिलेट करता था। नाउ हियर इज इंटरेस्टिंग थिंग, नेपोलियन बोनापार्टे ये पैदा हो गया था 1769 में फ्रांस में। कहां पर पैदा हो गया था? फ्रांस में। कोर्स का एक आइलैंड है, एक जजीरा है, वहां पर पैदा हो गया था। ठीक है। सो हियर इज एन इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग थिंग, दैट इज जब ये फेल होता जा रहा था तो नेपोलियन उठ गया और नेपोलियन जिकोबियन के आइडिया से मुतासिर हो गए कि भाई ये लोग तो सही कह रहे हैं, इनको इक्वल राइट सबके होना चाहिए। ठीक है। तो नेपोलियन जो है 1799 में वो पॉलिटिकल पावर उन्होंने कब्जा की। वो एक ऑलरेडी फ्रांस के फ्रेंच के जो किंग था उस वक्त, वो ऑलरेडी वो जानता था कि एक बेहतरीन कमांडर है फाइट्स में। डू यू अंडरस्टैंड? सो ही ज्वाइन द रेडिकल ग्रुप। जो रेडिकल ग्रुप था, कौन सा ग्रुप? जिकोबियन, उसने शामिल हो गया। और 1799 में नेपोलियन ने क्या किया? नेपोलियन ने तख्ता संभाल लिया। किसका? फ्रांस का। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ओके। अभी नेपोलियन एक कोड आ गया। नेपोलियन कोड का मतलब है एक सिविल कोड नेपोलियन ने बनाया, जिसको हम कहते हैं सिविल कोड। और ये कब उसने बनाया? 1804 में। इस डेट को याद कर ली। इसको द फर्स्ट सिविल कोड भी कहते हैं। ठीक है। इन यूरोप सिविल कोड के किस तरह लोग जो हैं वो रूल्स फॉलो करेंगे। ठीक है। सो इसमें ये बातें रखें, इस्टैब्लिश इक्वल I may have this one for equal rights before law, कि भाई जितने भी लोग यहां पर पैदा होते हैं, जितने भी है, बूढ़े हैं, औरत है, जवान है, सबके इक्वल राइट्स होंगे बिफोर लॉ। नो फ्रेंड्स, नो किंग, इक्वल राइट्स होंगे। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग गाइस? ओके। राइट टू प्रॉपर्टी इस तरह नहीं होगा। उस वक्त फ्यूडल सिस्टम था। फ्रेंच के रिवॉल्यूशन से पहले फ्रांस के तमाम यूरोप में फ्यूडल सिस्टम था उस वक्त। ठीक है। वो फ्यूडल सिस्टम क्या था कि जो फीसड थे वो लैंड्स को खरीद नहीं सकते, जो किसान थे, सिर्फ और सिर्फ लैंड और एरिस्टोक्रेट जो लीडर्स हैं, एरिस्टोक्रेसी जो है वो लैंड्स को खरीद सकते हैं। मतलब बादशाह, वजीर्स और क्लेजीमैन्स यानी जो बिशप और प्रीस्ट है वो भी खरीद सकते हैं। ठीक है। जो सोल्जर्स होते हैं, जो नाइट्स होते हैं, वो भी खरीद सकते हैं। ये सब एरिस्टोक्रेट में आते हैं उस वक्त के। और जो फीसन होते, कॉमन लोग होते हैं, वो लैंड को खरीद नहीं सकते।
तो उन्होंने इस कानून को ख़त्म किया, अबॉलिश किया इस फ्यूडल सिस्टम को। क्या बनाया? राइट टू द प्रॉपर्टी, कि हर बंदा, चाहे वो कॉमन है, चाहे वो पीसन है, चाहे वो एरिस्टोक्रेट है, जो भी है, वो लैंड को खरीद सकता है। ठीक है। सो नाउ उसने फ्यूडल सिस्टम को क्या किया? रिमूव द फ्यूडल सिस्टम। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन रिमूव्ड। क्या मतलब है गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस का? गिल्ड रिस्ट्रिक्शन का मतलब जो बिजनेसेस पर टैक्स लगाए गए थे उनको उसने रिमूव किया, बिजनेसेस को आजादी दी। Did you see what I'm saying? यानी जितने भी बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहे थे उस वक्त की टैक्सेस और ये चीजें उन्होंने क्या किया? खत्म किया। जो वहां पर रिस्ट्रिक्शन थे कि ये चीज नहीं बेचोगे, वो बेचोगे, ये सब खत्म किए, और जो आजादी थी ट्रेड का वो भी मिल गई। सही। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इंप्रूव्ड। उन्होंने ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को क्या किया? इंप्रूव किया। डू यू अंडरस्टैंड नाउ? हियर इज इंटरेस्टिंग थिंग। ये जो बंदा था, अभी जब उन्होंने आजादी दी तो फ्रांस में लोग खुश हो गए। अभी हर तरफ खुशी थी और प्रॉस्पेरिटी थी कि भाई जो किंग था और जो कॉमन पर्सन था वो दोनों एक थे उस वक्त। ठीक है। नाउ लेकिन अदर कंट्रीज में ऑलरेडी फ्यूडल सिस्टम था, तो वो जो अदर कंट्रीज थे वो खुश नहीं थे। किससे? निपोलिक कोड से, द सिविल कोड ऑफ निपोलिक से वो खुश नहीं थे। वो जो उस मुमालिक के जो उस मुमालिक के बादशाह थे, यानी जो उस किंगडम्स के बादशाह थे, वो खुश नहीं थे। उसमें था जर्मनी, ब्रिटेन। ये प्राब को फार्मूला रख ले, जो नेपोलियन के सब खिलाफ बन गए, याद रखे प्राब। इसको कौन कौन से थे? रशिया, ये था प्रूजा एक किंगडम था उस वक्त। सही। बाद में फिर डिवाइड हो गया प्रूजा। फिर रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन। ठीक है। ये खुश नहीं थे। जर्मनी भी खुश नहीं था। डू यू अंडरस्टैंड? यहां पर मैं लिखता हूं प्रॉब जी। ये सब खुश नहीं थे। ये किंगडम्स क्या थे? खुश नहीं थे। वो डर रहे थे कि ऐसा नहीं कि ऐसा रिवॉल्यूशन कहां पर हो जाए, यहां पर हो जाए। ठीक है। यहां पर ये जो फ्रेंच की रिवॉल्यूशन है, ऐसा नहीं कि यहां पर ये जोर पकड़े। ठीक है। नाउ फिर इनके दरमियान जंग चढ़ गई, वो उसको थोड़ा स्टॉप करते, वापस आते। ये जो नेपोलियन कोड था, जो सिविल कोड था, उसकी कुछ खामियां और खूबियां थे। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये तो आपका हो गया खूबियां। 3 खामियां थे जिसकी वजह से नेपोलियन के खिलाफ थोड़ा थोड़ा बगावत भी शुरू हो गई। कि सर वो बाद में अभी आ रहे हैं बाद में। ठीक है। वो 3 पॉइंट याद रखें। उन्होंने तो रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए थे। किस पर? बिजनेसेस पर, कि हर बिजनेस कर लो भाई। लेकिन एक चीज उसने की जिसको हम कहते हैं नेगेटिव साइड। वो नेगेटिव साइड क्या थी? पे द टैक्स। टैक्स को पे कर लो। पे द टैक्स। दूसरी, सेंसोरशिप। नॉट श्योर अबाउट द स्पेलिंग गाइस, स्पेलिंग सेंसोरशिप यार। check the spelling guys, censorship. I'm not sure about the spelling, मैंने क्रॉस लगाया, लेकिन सेंसोरशिप उसने लगा दी। सेंसोरशिप का क्या मतलब है? कि भाई जो भी करना है कर लो, कानून को फॉलो कर लो, टैक्स दे दो, लेकिन गवर्नमेंट के खिलाफ बात ना करो। अगर कर लिया तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। डू यू अंडरस्टैंड? सेंसोरशिप। दूसरा जो था वो क्या था? ज्वाइन
द आर्मी फोर्सफुली, कि भाई आप जो भी हो, किंग हो, क्वीन हो, कामन हो, आम हो, डॉक्टर हो, टीचर हो, लेकिन आर्मी ज्वाइन करना होगा, आपको आर्मी में आना होगा। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ये जो तीन चीजें थे ये थोड़े अच्छे नहीं थे, लेकिन ये तो फैल गया था प्रॉस्पेरिटी हर तरफ, और अभी फ्रांस का जो आर्मी था वो जोर पकड़ रहा था उस वक्त। अभी देख लिया पर बहुत से सिटीज को, वो ब्रुसेल एक सिटी है, ब्रुसेल्स, ठीक है, मिलान, वार्साओ, ये जर्मनी, ठीक है, स्विट्जरलैंड, उस वक्त डेनमार्क इलाके, बहुत से इलाके थे उस वक्त, ये अहम मतलब वो इलाके। आर्मी कब्जा करते रहा, किसका? नेपोलियन अपने गवर्नमेंट को फैलाता रहा। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ये जो ब्रुसेल्स वाले थे, मिलान थे, वार्सो वाले थे, ये खुश हो गए कि भाई आप आ जाओ, हम पर कब्जा कर लो, हमें किंग नहीं चाहिए, आपने आजादी हमें दी है। लेकिन कुछ ऐसे इलाके थे जहां पर लोग जो थे वो कह रहे थे कि भाई नेपोलियन आप तो बीटिंग नहीं कर रहे, आप तो भी हमें कह रहे कि फ्रांस आर्मी में जाए, आप भी हम कह रहे कि टैक्स दे दो, वो भी कह रहे टैक्स दे दे, आप भी कह रहे टैक्स दो, उसमें क्या फर्क है? या तो किंग हो या तो आप हो। तो बहुत से मुमालिक की नेपोलियन के खिलाफ ये जो कंट्रीज है उसने वार शुरू की और नेपोलियन को क्या किया? डिफीट किया। कहां पर हो गया था वो? विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट सेशन। Do you have any question here? Any question? Sir, the nationalism is already exist in the kingdom before this theory, sir. How nationalism existed? Sir, because soldiers are just No, no. वहां पर याद रखे, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। जितने भी यूरोप में किंगडम्स थे वो बड़े बड़े टेरिटरी पर कायम थे, बड़े बड़े टेरिटरी पर, ठीक है। कभी कभी 2-3 मुमालिक इकट्ठे एक किंगडम बनाते थे। मसलन स्पेन किंगडम जो था, ओटोमन एम्पायर जो सबसे बड़ी एम्पायर थी उस वक्त, स्पेन तक फैला था। टेरिटरीज जो आजकल मुमालिक है ये अक्सर जो है 3 या 4 मुमालिक एक किंगडम्स के अंदर हुआ करते थे। हाँ, नेशनलिज्म अप्रोच था लेकिन किंग के साथ था। लॉयल्टी आप किसको दिखाओगे? किंग को। जिनसे लॉयल्टी दिखाओ अपने टेरिटरी को। लेकिन ये जो नेशंस थे जो अपने इलाके को बचाना, लॉयल्टी दिखाना, अपने टेरिटरी को एक आजादी लेना चाहे, खुद मुख्तियार आजादी। याद रखें नेशनलिज्म तब हुई, नेशनलिज्म का मतलब ये नहीं है कि भाई आप लॉयल्टी से, नेशनलिज्म का मतलब कि मुझे आजादी भी दे दो, कि अगर आप उधर किंग हो और आप बड़े बड़ी चीजें खाते हो तो मैं यहां पर घास खाता हूं, तो इसका क्या फर्क है? तो ये था नेशनलिज्म का मतलब कि यूनिटी एंड इक्वल राइट्स। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? यहां पर उस वक्त इक्वल राइट्स हमें चाहिए जिस तरह किंग को मिले हैं। तो जो कॉमन लोग थे, वो फीसेंट थे, वो भी चाहते थे कि हमें इक्वल राइट्स हो, क्योंकि हम भी एक आपके कौम है, आपका हिस्सा है, हम भी, हमारा भी इधर बर्थ हो गया, हमको आप क्यों प्रॉपर्टी खरीदने नहीं देते? तो इसको हम कहते हैं नेशनल अप्रोच। हम भी एक है ना। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? उस वक्त इससे पहले जो नेशनलिज्म था वो अप्रोच था लॉयल्टी टू द किंग और लॉयल्टी टू द लैंड। यहां पर लॉयल्टी इज टू द लैंड, लॉयल्टी टू द इंडिपेंडेंस, सवर्निटी, इक्वल राइट्स हमें चाहिए। इसको उस वक्त नेशनलिज्म ने, मतलब ये जो मेन काज थे ये नेशनलिज्म के थे, कि हमें इक्वल राइट्स चाहिए। हमें गवर्नमेंट जो है ये यहां पर किंग्स और बादशाह की जो बच्चा पैदा हो जाए वो बादशाह होगा और क्वीन का जो बच्ची पैदा हो जाए वो क्वीन होगी। ये क्या मजाक है? वो कह रहे कि हमें भी राइट देकर हम भी गवर्नमेंट चलाए ना, हम भी इस इलाके का हिस्सा है ना। तो जो फाइटर्स थे वो किंग के लिए लड़ रहे यस, वो किंग्स के लिए लड़ रहे थे, नॉट फॉर, एक्चुअली वी से नॉट फॉर द कॉमन पीपल राइट्स। याद रखे ये जो नेपोलियन था, आपको पता है
उन्होंने सबसे ज्यादा जुल्म जो है वो पीसेंट पर होते थे, फार्मर्स पर। उस वक्त ज्यादा कम उसे लेते थे, वो चीजों को वो उनके हार्सेस को चराते थे, वो घास को वो बहुत ज्यादा काम करते थे। और ये ऐसे अभी आप क्लास में आ रहा है कि फ्यूडल सिस्टम किस तरह खत्म हो गया। मैं यहां पर एक चीज आपको बना रहा हूं, लिसन टू मी, अभी आप और भी समझेंगे। May I erase this? Okay. Now look at here, please. उस वक्त नेशनल अप्रोच जो था किंगडम्स के वक्त, वो था लॉयल्टी टू द किंग, लॉयल्टी टू द रिलीजन, लॉयल्टी टू द लैंड, आल्सो टेरिटरी। लेकिन ये जो तफरीक है वो होगा, इक्वल राइट्स की तफरीक होगा उस वक्त, यानी राइट्स इक्वल नहीं होंगे। मसलन फ्यूडल सिस्टम को जरा देख लें, अभी आप यू विल अंडरस्टैंड क्लियरली फ्यूडल सिस्टम को, ठीक है। फ्यूडल सिस्टम एक था उस वक्त एरिस्टोक्रेटिक क्लास, जिसको आप अपर क्लास भी कहते हैं। दूसरा था लोअर क्लास, जिसको आप पीसेंट भी कहते हैं, पीसेंट क्लास, पीसेंट क्लास, ठीक है। इधर देख ले, इसमें कॉमन फर्क क्या है गाइस। ये जो उस वक्त था, ठीक है, और ये जो उस वक्त था रिवॉल्यूशन से पहले, गाइस रिवॉल्यूशन से पहले क्या था, ये दो थे, एरिस्टोक्रेटिक क्लास और लोअर क्लास, पीसेंट, ठीक है। इसमें किंग्स, क्वींस, क्लर्जीमैन, बिशप्स और प्रीस्ट्स, प्रिंसेस, नाइट्स जो बादशाह के लिए लड़ते थे, ठीक है, वो थे। इनके लिए इसकी जो पॉपुलेशन थी वो थी लेस पॉपुलेशन, वो थे रिच, मालदार थे उस वक्त। लैंड्स हक उसका था, ऑल राइट्स, एंजॉय ऑल राइट्स, सब राइट्स थी इसके पास फ्यूडल सिस्टम में। इधर देख लो, कॉमन पीपल, आम लोग, पीसेंट्स, फार्मर्स जिसको आप कहते हैं, पीसेंट्स, फार्मर, कॉमन पीपल, इनके साथ इनकी आबादी थी मोर पॉपुलेशन, आबादी ज्यादा थी, पॉपुलेशन ज्यादा था इनका, ठीक है, पॉपुलेशन ज्यादा था। लेस इनकम, इनकम उसके क्या था, कम था। लेस प्रॉपर्टी, लेस मनी, नो मनी या लेस मनी, इनके साथ कुछ पैसे नहीं होते। नो राइट्स ऑफ बाइंग एनीथिंग, या नो राइट्स ऑफ रोलिंग, इसके राइट्स नहीं थे रूलिंग के। डू यू सी व्हाट आई एम सेइंग? तो ये जो नेशनलिज्म का अप्रोच हो गया, तो ये क्या कह रहे हैं कि भाई ये जो राइट्स इंजॉय कर रहे हैं, सही है, तो हम क्यों नहीं इंजॉय कर रहे हैं? अगर ये रिच है तो हम क्यों रिच नहीं है? अगर इनको हक है ट्रेड का, हक है लैंड खरीदने का, तो हमें क्यों नहीं है? डू यू सी व्हाट आई एम सेइंग? ओके, जब ये हो गया, एक और चीज थी उस वक्त यूरोप में, एक और क्लास आ गया। अब अगर आपको याद है, मिडिल क्लास। मिडिल क्लास किस तरह गया? हिज इंटरेस्टिंग थिंग, उस वक्त एक रिवॉल्यूशन जारी थी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, कुछ इनमें से लोग थे, वो आ गए यूरोप में, और उन्होंने एक दूसरा क्लास बनाया। ये थे ट्रेड वाले लोग, इंडस्ट्रियल्स थे, डॉक्टर्स और टीचर्स थे। उन्होंने एक दूसरा, मैरिज दिस गाइस, ओके, उन्होंने एक दूसरा क्या बनाई? उन्होंने एक दूसरा क्लास बनाई। ये कौन थे? इंडस्ट्रियलिस्ट। उस वक्त रेवोल्यूशन थी, अगर आपको याद है, हमने किया था या नहीं? इंडस्ट्रियलिस्ट, टीचर्स, और याद रखिए ये किससे थे? ज्यादा इनसे थे और कम इनसे थे। कुछ इनसे थे और कुछ इनसे थे। टीचर्स थे, डॉक्टर्स थे, एजुकेटेड पीपल थे, एजुकेटेड पीपल। वो ये क्या कह रहे थे? उन्होंने एक दूसरा क्लास बनाया, जिनको हम कहते हैं मिडिल क्लास। और इसलिए मिडिल क्लास कहते ना उनके साथ बहुत ज्यादा कम पैसे थे जिस तरह ये वाले हैं, ना उनके साथ ज्यादा प्रॉपर्टी जिस तरह वो वाले, इनके दरमियान में थे, जिस तरह आज भी मिडिल क्लासेस है।
और ये इनसे मर्ज हो गई। और उन्होंने ये जो लोग थे गाइस, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ये थे नॉलेज वाले लोग। एक पॉइंट मैं दिखा रहा हूं, ये थे नॉलेज वाले लोग, ये थे लर्निंग वाले लोग, ये थे इंडस्ट्रियलिस्ट, ये थे टीचर्स, ठीक है। तो उन्होंने एक, ये जो लोग थे वो मुतासर हो गए थे फ्रेंच के रिवॉल्यूशन से, नेशनलिज्म अप्रोच से। तो उन्होंने, इन मिडिल क्लास ने एक नया नेशनलिज्म उठा दिया, एक नया नेशनलिज्म ने सर उठाया। उस नेशनलिज्म को कहते हैं लिबरल नेशनलिज्म। लिबरल नेशनलिज्म बन गया रेबनल नेशनलिज्म। ओ ये रेबलर, ओ यार सॉरी, रेबलर नेशनलिज्म क्या है? रेबलर नेशनलिज्म मींस कि भाई आजादी होना चाहिए, ट्रेड्स के आजादी होना चाहिए हर बंदे को कि वो काम कर ले, आजादी होना चाहिए एजुकेशन का, आजादी होना चाहिए लिटरेचर का, आजादी होना चाहिए इक्वल राइट्स का। इसको हम कहते हैं लिबरल नेशनलिज्म। ये कहां से आ गया ये लिबरल नेशनलिज्म? ये आ गया आपके मिडिल क्लास से। डू यू अंडरस्टैंड नाउ? इट्स कॉल्ड लिबरल नेशनलिज्म। और ये कहां से उठ गया इसका सर? फ्रेंच रिवॉल्यूशन में उन्होंने एक और चीज बनाई थी, वो तो बाद में हम अभी आ रहे हैं यार। मार्कर इज ओके। सो इंडस्ट्रियलिस्ट, टीचर्स, डॉक्टर्स, इनका एक नया क्लास इमर्ज हुआ जिसको हम क्या कहते हैं? मिडिल क्लास, ठीक है। यहां पर एक और चीज करते हैं। नाउ हियर इज इंटरेस्टिंग थिंग, इसको मैं मिटाता हूं, ठीक है। डू यू अंडरस्टैंड नाउ द फ्यूडल सिस्टम? ठीक है। इसमें और चीजें भी है फ्यूडल में, वो तो मतलब जरूरत नहीं है कि वो आप करें। सो लुक एट इट प्लीज। जब फ्रेंच में रिवॉल्यूशन शुरू हो गया तो लोग फ्रेंच को पसंद करने लगे। नेपोलियन का जो कोड था, सिविल कोड था, उनको वो पसंद करने लगे। जब उन्होंने पसंद किया तो क्या हो गया? ये बेल्जियम, ठीक है, और स्विट्जरलैंड और साथ में और भी इलाके थे, इटली तक, मैं लिखता हूं ये इटली तक। ये फ्रांस की जो आर्मी थी वो मार्च उन्होंने शुरू की। फ्रांस की जो फ्रेंच आर्मी थी उन्होंने क्या शुरू की? एक मूवमेंट शुरू की, उन्होंने कब्जा शुरू किया। ये कब्जा कामयाब हो गया था, नेपोलियन ने कामयाब किया था, क्योंकि जहां पर नेपोलियन जाता था वहां पर लोगों को इक्वल राइट्स देते थे। तो इसलिए लोग उनको कहते थे कि भाई यू आर हार्बिंजर ऑफ अस, दे हार्बिंजर ऑफ लिबर्टी। हार्बिंजर का क्या मतलब है? कि आप हमारे लिए फरिश्ते बन गए आजादी का, हमें भी क्यों नहीं चाहिए, बस हमें भी आजादी दे, हम भी अपना काम करेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे इलाके थे जहां पर उनकी रेजिस्टेंस हो गई, क्योंकि वो कह रहे थे कि भाई आप भी टैक्स लगा रहे हैं, वो भी टैक्स लगा रहे हैं, ठीक है। आप भी कह रहे कि हुकूमत के खिलाफ बात ना करो, वो भी कहते कि हमारे बादशाह के खिलाफ बात ना करें, तो आप और उसमें क्या फर्क है? डिनसेन तो कुछ रेजिस्टेंस में। तो 1815 में, याद रखें, 1815 में एक वार छिड़ गया। किनके दरमियान में? नेपोलियन के दरमियान में। नेपोलियन, ठीक है, जो प्रिंस नेपोलियन, ठीक है, इसके दरमियान में, और प्राग के दरमियान में। प्राग, ठीक है, इसमें जर्मनी नहीं था, प्राग था सिर्फ। प्राग का क्या मतलब है? ये कंट्री का नाम नहीं, इसका मतलब प्रूजिया का किंगडम था उस वक्त। रशिया था और ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन था। तो जितने ये जो यहां पर कौन सा निजाम था? एरिस्टोक्रेटिक निजाम, वो फ्यूडल सिस्टम यहां पर राइज था। वहां पर नेपोलियन नई अप्रोच को ला रहा था, एक डेमोक्रेटिक अप्रोच को ला रहा था, ठीक है, और एक नेशनलिस्टिक अप्रोच को ला रहा था। तो ये भी डर गए, ऐसा ना कि हमारे इलाकों में, हमारे टेरिटरीज में, हमारे किंगडम्स में बगावत शुरू हो जाए। तो लिहाजा उन्होंने
जंग शुरू की और जंग चढ़ गई, उस जंग को हम कहते हैं वाटरलू जंग, वाटरलू वार। किसके दरमियान था? नेपोलियन और प्राग के दरमियान में। तो यहां पर बजाहिर है यहां पर ममालिक ज्यादा है, तो लिहाजा इन ममालिक ने नेपोलियन को क्या किया? डिफीट किया। डिफीटेड नेपोलियन, डिफीटेड नेपोलियन। ये जो नेपोलियन था उसको क्या किया? डिफीटेड किया। और यही प्राग की जो कंट्रीज थे, जो किंगडम्स थे, सॉरी, उस वक्त उन्होंने वापस रिस्टोर किया फ्रांस में। क्या? रिस्टोर्ड मोनार्की। वापस आ गई बादशाहत। वो जो बादशाह भागा था, उनका जो कजन था, रिलेटिव्स था, उनको वापस ला गया और उनको वहां पर वापस मोनार्की। जब यहां पर मोनार्की आ रहा थी, इसको हम कहते हैं कंजर्वेटिज्म। वो जो कंजर्वेटिज्म लोग थे फ्रांस का, वो तंग आ चुके थे नेपोलियन के टैक्स नीचे। वो कहते कि हमें वापस बादशाही चाहिए, तो बस मोनार्की वापस आ गई। डू यू अंडरस्टैंड? एक और चीज यहां पर है, हमने क्या था? लिबरल नेशनलिज्म। लेकिन नेपोलियन तो डिफीट हो गया, लेकिन नेशनलिज्म चल जा रहा था। नेशनलिज्म ने ऑलरेडी यूरोप को पकड़ लिया था। फ्रांस वाले कह रहे थे वी आर द बेस्ट, जर्मन वाले कहते हैं वी आर द बेस्ट, वी कैन डू एनीथिंग। साथ में ऑस्ट्रिया हंगरी कहते हैं वी आर द बेस्ट, वी कैन डू एनीथिंग। तो जो नेशनलिज्म अप्रोच था ये चलता रहा, जिसका ये मेन काज था किसका? वर्ल्ड वॉर वन का ऑल्सो। ओके, हियर इज एन इंपॉर्टेंट थिंग जो यहां पर है, इसको देख ले प्लीज। ये जो लिबरल नेशनलिस्ट है, क्या चाहते थे? जो मिडिल क्लास वाले थे, लिबरल नेशनलिज्म, वो दो चीजें चाहते थे। और ये मिडिल वाले क्लास थे, सी, वो क्या चाहते थे? पॉलिटिकल लिबरलिज्म। एक चाहते थे पॉलिटिकल लिबरलिज्म, ठीक है, वो चाहते थे। दूसरा चाहते थे इकोनॉमिक लिबरलिज्म। इकोनॉमिक लिबरलिज्म ये चाहते थे। पॉलिटिकल लिबरलिज्म का क्या मतलब है? इसमें तीन बातों को नोट कर ले। गवर्नमेंट होना चाहिए, गवर्नमेंट होना चाहिए, इसके बगैर तो मुल्क नहीं चला सकता, इसके बगैर तो आप स्टेट नहीं चला सकते। लेकिन बाय कॉमन पीपल कंसेंट, काम लोग जो है वो इंतखाब करें, उनके फैसले पर ये गवर्नमेंट होगा। साथ में फ्रीडम ऑफ एरिस्टोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ एरिस्टोक्रेसी। ये जो एरिस्टोक्रेसी है आपसे जो फ्रीडम, लेट मी हैव दिस वन प्लीज, यहां पर मिलेगा फ्रीडम ऑफ मोनार्की। मोनार्की को हम खत्म करना चाहिए, फ्रीडम ऑफ मोनार्की से। तीसरा इक्वल राइट्स, क्या होंगे? इक्वल राइट्स होंगे। ये हो गया आपका तीन बातें। इसमें भी तीन बातों को नोट कर ले। इकोनॉमिक लिबरलिज्म मींस फ्री ट्रेड, बैरियर्स वर रिमूव्ड, बैरियर्स वर रिमूव्ड इन ट्रेड। जो ट्रेड था उसमें बैरियर्स रिमूव कर ले गए। साथ में राइट टू द प्रॉपर्टी, क्या था? राइट टू द प्रॉपर्टी। उन्होंने एक मूवमेंट भी बनाया था ये मिडिल क्लास ने। ये मूवमेंट था 1834 में, जिसको हम कहते हैं, मूवमेंट का मतलब तहरीक, जिसको हम कहते हैं, लेट मी मैरेज दिस गाइस, मैरेज, ओके, थोड़ा जल्दी जल्दी करते, बहुत ज्यादा काम है। ओके, सो 1834 में एक मूवमेंट था उनका, जिसको हम कहते हैं ज़रवेलेरेन, ठीक है। ये लिबरल नेशनलिस्ट जो थे, यानी जो मिडिल क्लास था,
उनका क्या था, ये उन्होंने एक मोमेंट बनाई, एक खिलाफत शुरू की, उन्होंने एक मोमेंट बनाए। जोलेर वरेन, लेट मी चेक द स्पेलिंग प्लीज। ओके, जोवेलरेन। ओके, सो जोवेलरेन, ठीक है। ये मोमेंट उन्होंने शुरू की, जोलोवेरेन। इसमें क्या था, लिसन टू मी, कस्टम बैरियर्स खत्म कर देंगे, कस्टम बैरियर्स। जितने भी बैरियर्स थे, किस चीज की बैरियर्स थे, कस्टम बैरियर्स। जितने भी कस्टम्स हर्डल्स थे उन्होंने ये खत्म किए, ठीक है। ट्रेड अग्रीमेंट्स शुरू किए उन्होंने, सही। ये किसने लाया था, लिबरल नेशनलिस्ट ने, यानी मिडिल क्लास ने। तीन जो सबसे अहम चीज है वो था करेंसी वर डिक्रीस्ड। क्या मतलब है, करेंसीज के जो टाइप्स थे उस वक्त बहुत ज्यादा करेंसी चलते थे, उनकी फिर वैल्यूज नहीं होता था। तकरीबन 30 टाइप करेंसी थे, तो उन्होंने 28 करेंसी उसमें खत्म की और सिर्फ 2 करेंसी चलने लगे। वो बाद में आ रहा है, इंटरनेशनल लॉ में हम कर रहे हैं, ठीक है, किस तरह करेंसी की डेवलप होगी वो कर रहे हैं। डू यू अंडरस्टैंड गाइस? ओके, ये था नेशनलिज्म की अप्रोच। नेशनलिज्म का मतलब है कि हम इक्वल राइट्स चाहिए, ठीक है, हम लॉयलिटी कर लेंगे, हम दयानतदार होंगे, लॉयल होंगे, अपने लैंड को साथ प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन इक्वल राइट्स होना चाहिए। उस वक्त जो नेशनलिज्म था किंगडम्स के वक्त, वो नेशनलिज्म था लैंड, अपने टेरिटरी को बचाना, लॉयल होना किसको, किंग को, ठीक है। लेकिन जो नीचे तबकात थी, जो पीसेंट थे, पेसेंट्री थे, जो पीसेंट वाले थे, उनको कोई राइट्स नहीं थे खरीदने के, तो लिहाजा नेशनलिज्म में ये चीज ऊपर आ गई और सब इक्वल हो गए। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? एनी क्वेश्चन नाउ? सर ये लिबरल नेशनलिज्म वो भी फ्रांस में शुरू हुआ था सर, नेपोलियन के वक्त। हाँ, ये भी लिबरल नेशनलिज्म। तो ये तमाम यूरोप में जो लिबरल नेशनलिज्म है, तमाम यूरोप में लिबरल नेशनलिस्ट, ये जो मिडिल क्लास इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से आ रही थी ना, तो जहां पर लिबरल क्लास थी, जहां पर मिडिल क्लास थी, वो कहते थे वी वांट लिबरल नेशनलिज्म। वो भी फ्रांस से शुरू हो गया था, क्योंकि फ्रांस भी चीजें बना रहा था, इंडस्ट्री में काम कर रहा था, ठीक है। लेकिन बहुत जल्दी उसका जो जोर था वो कहां फैल गया, तमाम यूरोप को, खासकर इंग्लैंड को, ब्रिटेन को। और सर पहले मतलब ये किंग टुवर्ड्स किंग था या टुवर्ड्स रिलीजन था, यस, लेकिन अभी तो मतलब टुवर्ड्स इक्वलिटी, loyalty towards equality, loyalty to land, loyalty to a freedom. सर ये आजकल हम जो इसका मकसद ले रहे हैं कि नेशनलिज्म मतलब पश्तून मूवमेंट और इसी तरह ये सारी चीजें, ये जो इसको हम कहते हैं फिर रेडिकल नेशनलिज्म। रेडिकल नेशनलिज्म का ये मतलब है कि भाई आप हुली सूली ये कहें कि दूसरे कौम जो है ये इतने ज़रूरी नहीं है, उनकी कौमियत जिस तरह हम ज़रूरी है, हमें यहाँ पर ज़िंदा रहना चाहिए, हमने ये मुल्क बनाया है, हम वो करते हैं, हम जो है एक कौम है, ये इसको हम कहते हैं रेडिकल नेशनलिज्म। मतलब है कि हम किसी दूसरे कौम की डोमिनेशन नहीं चाहते, हम अपनी आज़ादी चाहते हैं। ये जो मॉडर्न नेशनलिज्म है वो वहाँ से, ये तो टाइम के साथ नेशनलिज्म में चेंजेस आ गए। उस वक्त मैंने नेशनलिज्म का कि किस तरह ने इक्वल राइट्स चाहिए, वो चाहिए। आज भी नेशनलिज्म की अप्रोच वही है, लेकिन थोड़ा मुख्तलिफ है। क्या मुख्तलिफ है कि वी डोंट वांट डोमिनेंसी ऑफ अदर कंट्रीज, वी आर बेटर, वी कैन मैनेज आवर टेरिटरी, वी कैन प्रोटेक्ट आवर टेरिटरी। मुदाखिलत नहीं होना चाहिए, हमारी कौम की लोग सवरन होना चाहिए और इक्वल राइट्स उनको होना चाहिए। इसको हम कहते हैं नेशनलिज्म। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, एनी क्वेश्चन? सर लिबरलिज्म नाउअडेज सर, इसकी कोई हद है सर जहाँ तक आप लिबरल हो सकते हैं? वो आ रहा है, वो तो हम थ्योरीज में करेंगे, रियलिज्म, आइडियलिज्म, लिबरलिज्म, ठीक है, और बहुत से ज़्यादा थ्योरी हैं। और ये जो न्यू लिबरलिज्म है, पोस्ट लिबरलिज्म, क्लासिकल लिबरलिज्म, न्यू लिबरलिज्म, ठीक है,
वो बाद में आ रहे हैं, सब चीज़ें हम थ्योरीज में फिर डिस्कस करेंगे। वो याद रखिए, जो जितने भी थ्योरीज हैं लिबरलिज्म्स का, रियलिज्म, मार्क्सिज्म, फिर इनके एप्लीकेशंस है अपने ह्यूमंस पर भी एप्लीकेशंस है, हत्ता एजुकेशन पर भी एप्लीकेशंस है, और बिजनेस में भी इसकी एप्लीकेशंस है। मसलन मैं कहता हूं लिबरलिज्म अगर आप बिजनेस पर अप्लाई करते हैं तो लिबरल जो बिजनेस इकोनॉमिस्ट है, जो लिबरल को फॉलो करते हैं लिबरलिज्म, वो कहते हैं लेज़ी फेयर को अपनाओ। ये एक ला है, इसका मतलब है हर बंदे को आजादी दे को बिजनेस करे। ये जो नेशनलिज्म वाले मतलब थ्योरी है, वो कह रहे कि भाई बिजनेस करो लेकिन नेशनल इंटरेस्ट होना चाहिए, इसमें नेशनल फायदा होना चाहिए, कौमी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। रियलिज्म क्या कह रहे हैं? रियलिज्म कि भाई बाय नेचर ये जो ह्यूमन है इस ऑलवेज लाइक अ वायलेंट नेचर, तो उसको अब कंट्रोल करना चाहिए, इसको बिल्कुल आजादी ना दे दे। सो वी विल डू दैट इन द लॉज। ठीक है, वो जो थ्योरीज है उसमें हम उसको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। सर एक कंफ्यूजन है कि नेशनलिज्म में बेसिकली हम तो दोनों चीज़ों की बात करते हैं, लेकिन एक तो इक्वल राइट्स की, और दूसरा बात है डोमिनेशन से बचाने की। यस तो बेसिक क्या मकसद है, मतलब यहाँ पे ये जो नेशनलिज्म है, याद रखें नेशनलिज्म, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इसके फिर स्पेयर्स है, फील्ड्स है, मतलब टाइप्स हैं। ठीक है, लेकिन ये मेजर 4 चीजों पर बात करते हैं, 4 चीजें मेजर नेशनलिज्म। लॉयल्टी टू द फादर लैंड एंड कल्चरल ग्रुप ऑफ और ओन। हमें वफादार होना चाहिए किसके साथ? फादरलैंड, जिस इलाके पर आप रहते हैं। डू यू अंडरस्टैंड क्या कहते हैं? जिस इलाके पर आप रहते हैं वहां पर मतलब उसके साथ लॉयल होना चाहिए। साथ में जो आपके नस्ल के लोग हैं, जो आपके कल्चरल वाले मतलब लोग हैं, जो आपके साथ जीन शेयर करते हैं, जो आपकी कल्चर शेयर करते हैं, जो आप उनकी और आपके आबा अजदाद एक है, जिस तरह आप कहते हैं पश्तून नेशनलिज्म। तो ये एक स्पेयर है किसका? नेशनलिज्म का। दूसरा स्पेयर सवर्निटी। ये जो फादरलैंड है, नेशनलिस्ट कहते हैं कि इस पर हमारी सवर्निटी होनी चाहिए, किसी और की नहीं। हमने यहां पर हम पैदा हो गए थे, हमारा इलाका है, हमारी सवर्निटी होनी चाहिए। किसी दूसरे इलाकों के लोग, किसी दूसरी नस्ल के लोगों को यहां पर इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। ये आपका हो गया सवर्निटी, मतलब पावर, कंट्रोल ओवर फादरलैंड। सही। तीसरा इक्वल राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ दैट टेरिटरी। इक्वल राइट्स होना चाहिए। तो जो आजकल नेशनलिस्ट के रहे, ये सबसे बड़ी स्पेयर है। लॉयल्टी टू द फादरलैंड और टू द कल्चर को, ये जेनेटिक के हम सब एक हैं, हमें एक होना चाहिए। लेकिन नेशनलिस्ट में सिर्फ ये नहीं आते, ये भी आते हैं भाई कंट्रोल भी होना चाहिए। ठीक है, ये भी आता है इक्वल राइट्स होना चाहिए। जिस इलाके में हम पैदा हो गए ये हमारे फादरलैंड है, हम ही डोमिनेंट होना चाहिए, हमारी ही डोमिनेंसी होगी। जो फोर्थ इसको हम कहते हैं फ्रीडम, जो आजकल एक नई टर्म है, इसको हम कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस हमारा ही मतलब, ये जो नेशनलिस्ट है वो कह रहे हैं कि भाई सपोज हम कहते हैं पश्तून नेशनलिज्म, तो पश्तून कहते हैं कि भाई जो अफगान के हैं, जो पाकिस्तान के हैं, ये सब एक है। हमें इस इलाके पर अपने इख्तियारात होना चाहिए, हमें इक्वल राइट्स देना चाहिए, चाहे वो अफगानिस्तान नहीं देते, चाहे वो पाकिस्तान नहीं देते। इसको हम कहते हैं एक नेशनलिज्म की एक मिसाल, जिस सिंपल। ओके, यस, खपल अख्तियार न मनो दबल इख्तियार।
Okay, our land, our authority, not accepting else people, yeah, else authority. Yeah, do you understand? Okay, guys, that's all, and see you next time.